हेलो माई सेल्फ सुमित कटारिया फैकल्टी केमिस्ट्री कोटा। सो आज हम अपना सेशन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो चेक करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है NiCO4 एंड NiCN4 2 दोनों क्या हैं? डायमैग्नेटिक। जैसे ही आपको सुनाई दिया इट इज डायमैग्नेटिक तो आपके पास क्या आना चाहिए कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। यहाँ से इतना क्लियर है। आपसे पूछे कि भैया इसमें हाइब्रिडेशन क्या होने वाली निकल की दोनों कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। मान बात करते हैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में। इसमें फर्स्ट कॉम्प्लेक्स पर निकल के स्टेट कितने हैं? जीरो। ऑक्सीडेशन नंबर कितना अपने पास? जीरो। तो क्या हो जाएगा अपने पास? 3D 8 4s2 ये हो जाएगा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? टोटल वी हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम भरना चाहेंगे तो इसमें कैसे फिल करेंगे एक बार वो चेक कर लेते हैं। ये पी के, यस, और ये डी में 1 2 3 4। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। और एस में दोनों में यस। यानी आपके पास प्रेजेंटली बिना किसी कॉम्प्लेक्स के इसमें अपने पास ये अपने पास डायग्राम बन जाता है। किसका? निकल का। अब देखिए कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट अपने पास न्यूट्रल लिगेंड है तो निकल जीरो में है तो जीरो में ही रहेगा। फिलहाल की बात करें इस कॉम्प्लेक्स में तो NiCO4 में। अब देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो दो ही पॉसिबिलिटी यहाँ तो क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल, यानी कि क्या बन सकता है? sp3। या फिर क्या बनता है? स्क्वायर प्लेनर यानी कि DsP2। अब सवाल है कि DsP2 बोलेंगे इसको या sp3 बोलेंगे। DsP2 के लिए तो आपके पास एक डी खाली चाहिए और sp3 के लिए आपके पास सारे डी भरे होने चाहिए। तो कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करेंगे? सर सारे डी भरे हुए हैं तो हम इसको sp3 बोल देंगे, या इसको हम पेयर अप करा देंगे तो इसको हम DsP2 बोल देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना, आपको सोचना क्या है इसमें। देख लीजिए आप। देखिए sp3 हो या DsP2 हो, एक बार ध्यान दीजिएगा आप sp3 बोले इसको या फिर DsP2 बोले, दोनों ही केस में आपका जो s है ये तो यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ भी क्या आ रहा है? sp3। और यहाँ भी क्या आ रहा है? s। यानी कि दोनों केस में चाहे वो टेट्राहेड्रल हो चाहे स्क्वायर प्लेनर हो आपके पास s तो खर्च होने वाला है। s ऑर्बिटल शुड बी एम्प्टी, लेकिन आपका यहाँ s तो क्या है? भरा हुआ है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले s को वैकेंट करना है। कैसे वैकेंट करेंगे? ये दोनों s के ऑर्बिटल्स को आप d में ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? s खाली हो जाएगा और p तो अपने पास खाली है ही। तो s का एक, p के तीन, कितने हो गए? चार ऑर्बिटल्स और चार ही लिगेंड है अपने पास। लेकिन डी अभी पूरा भर चुका है। अगर डी पूरा फिल हो चुका है तो अपने पास DsP2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास आंसर? sp3 दैट इज टेट्राहेड्रल। तो ऐसे आपको सोचना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से ऑर्बिटल्स यूज में आने वाले हैं, उसके हिसाब से आपको सोचना है। वैसे तो हमको याद ही रहता है NiCN4 की, तो यहाँ पे निकल +2 में आ जाएगा। अब निकल +2 में यानी कि D8। जैसी D8 का एलिमेंट है, अगर वो D8 का एलिमेंट 3D सीरीज का है, अगर वो D8 का एलिमेंट 3D सीरीज का है मेटल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर, और लिगेंड जो अपने पास है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सपोज जैसे आपके पास साइनाइड हो गया, जैसे आपके पास अमोनिया हो गया, तो इस केस में आपको सोचना नहीं है, हमेशा आप क्या मारेंगे? स्क्वायर प्लेनर। हमेशा क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। यानी कि दूसरा क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। पहला क्या होगा? टेट्राहेड्रल। आंसर क्या हो जाएगा? बी, बॉम्बे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बस गिवन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या सोचना है एक बार देख लेते हैं। अ लिस्ट ऑफ स्पीशीज हैविंग द फॉर्मूला XZ4 इज गिवन। तो कुछ स्पीशीज गिवन आपके पास 7 8, और पूछा है कि इनका शेप क्या होगा। इनमें से कितनों का शेप स्क्वायर प्लेनर शेप होगा। शेप पूछा आपसे, ज्योमेट्री नहीं पूछी। कितनों का शेप क्या रहेगा? स्क्वायर प्लेनर रहेगा। कुछ कंपाउंड्स तो आपके केमिकल बॉन्डिंग में से आए हुए हैं, कुछ कंपाउंड्स आपके आए हुए हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से। तो दो चैप्टर की मिक्सिंग की गई है बेसिकली। हम एक आध बना के देख लेते हैं, चेक कैसे करना है। पहला अपने पास गिवन है XZF4। तो XZF4 का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। तो ये जेनोन अपने पास ग्रुप 18 में है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अपने पास? तो आप बोलेंगे सर 8 हो जाएंगे। तो चार तो फ्लोरीन ने यूज कर लिए, 1 2 3, और यहाँ 4। तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके कहाँ चले गए? चार बॉन्ड्स बनाने में चले गए। बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या करेगा वो? दो लोन पर आ जाएंगे। ये क्या नजर आ रहा है आपको? स्क्वायर। यस, इट इज अ स्क्वायर प्लेन। तो XZF4 होगा। यस। बात करें SF4 की। अब सल्फर पे आउटर मोस्ट में 6 होते हैं, चार तो अपने बॉन्ड बना लिए,
बचा एक, यानी कि वो क्या, बचे दो, यानी कि वो क्या बन जाएगा, लोन पेयर। उससे तो नहीं बनने वाला। SiF4 सिलिकॉन पे चार होते हैं, चार बॉन्ड बन गए, इट विल बी टेट्राहेड्रल, ना कि स्क्वायर प्लेनर। BF4 माइनस में, बोरोन में तीन होते हैं, माइनस मतलब आपने एक और दे दिया तो चार हो गए, चार और चार बॉन्ड बनाने हैं, तो नहीं, इट विल बी टेट्राहेड्रल, हमारे काम का नहीं है। इसको देखते हैं एक बार। BrF BrF4 माइनस को एक बार चेक कर लेते हैं कि उसमें होगा या नहीं होगा। तो देखिए ब्रोमीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट में 7 होने वाले हैं, माइनस मतलब क्या होगा, एक और मिल जाएगा 8। तो Br माइनस मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में चले गए। अगर मैं इसको Br माइनस लिखूं या फिर क्या लिखूं, जेनोन, एक ही तो बात है। तो जो स्ट्रक्चर XgF4 का है वही किसका बनेगा, BrF4 माइनस का बनने वाला है, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के कुछ एलिमेंट में से हमारे पास दो कंपाउंड्स आ गए जो कि स्क्वायर प्लेनर शेप शो कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने शो करेंगे। तो देखिए आप, यहां कॉपर प्रेजेंट है अपने पास D9 में, यहां कॉपर प्रेजेंट अपने पास D9 में, CuNa होल होल फॉर 2+, इसको आप 2+ कर लीजिए, ये 2+, ठीक है। अब कॉपर का D9 में होता है, तो लिगेंड अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास अमोनिया गिवन है या आपके पास साइनाइड माइनस गिवन है, तो आप हमेशा आंसर क्या पुट करेंगे, DsP2, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ये कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ती है, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो उस टाइम ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा। FeCl4 माइनस, Fe में क्या होता है अपने पास, Fe, यहाँ पे Fe+2 में आ जाएगा, यानी कि 3d6, 4s2 होते हैं तो 3d6 बच जाएगा। और लिगेंड अपने पास क्या है, वीक लिगेंड है, तो नहीं, ये नहीं बन सकता, इट विल बी टेट्राहेड्रल। COCl4 माइनस, अगेन टेट्राहेड्रल। बचा PtCl4 माइनस। सो देखिए, अगर आपके पास अगर आपके पास 4D या 5D सीरीज का एलिमेंट है और उस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन मेटल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर D8 आ रहा है, दोबारा सुनिए, अगर आपका मेटल 4D सीरीज या 5D सीरीज का है और कॉम्प्लेक्स के अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन D8 बन रहा है, तो आपको लिगेंड चेक नहीं करना है, लिगेंड चाहे वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा आप क्या मारेंगे, स्क्वायर प्लेनर। अगर वो मेटल 3D सीरीज का होता और वो D8 बनाता, तो हमने अभी देखा था कि लिगेंड चेक करना पड़ेगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो हम बोलेंगे SP है। लेकिन अगर मेटल आपका 4D 5D सीरीज का है और किसी कॉम्प्लेक्स में वो D8 कन्फिगरेशन शो कर रहा है, तो आपको लिगेंड चेक नहीं करना है, यहाँ लिगेंड Cl है क्या नहीं है, आपको मतलब नहीं है। अगर आपके पास 4D सीरीज या 5D सीरीज का एलिमेंट है और वो D8 में जा रहा है इन द कॉम्प्लेक्स, तो हमेशा वो क्या शो करेगा, स्क्वायर प्लेनर। तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। तो अपने पास आंसर्स कितने हो गए, XeF4, BrF4 माइनस, कॉपर का टेट्रामीन और PtCl4 2 माइनस। सो आंसर विल बी 4। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं यार। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे आपसे पूछा हुआ है, तो कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं एक बार। COL2 Cl2 माइनस, L2 क्या गिवन है अपने पास, NH2 CH2 CH2O माइनस, यानी कि ये ग्लाइसिन का अपने पास अनायन गिवन है। ये अपने पास ग्लाइसिन जो अपने पास होता है अमीनो एसिड, उसके बारे में उसका ये स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। अब ग्लाइसिन की बात करें तो हमको पता है लिगेंड कैसा है, ये AB टाइप का लिगेंड है। किस टाइप का लिगेंड है, AB टाइप का लिगेंड है, यानी कि इसके बॉन्डिंग साइड्स क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। एक तरफ ही N से बॉन्ड करेगा और दूसरी तरफ किससे बॉन्ड करेगा, ये O से बॉन्ड करेगा, इसलिए AB टाइप का अपने पास लिगेंड प्रेजेंट है। तो ठीक है, हम केस बना लेते हैं, कौन सा केस बनता है अपने पास, ये केस बनता है अपने पास MAB होल्ट वाइज, और इसको हम C बोल देते हैं, यानी कि ये वाला केस बन रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। C2 तो अपने पास नॉर्मल जो होता है मोनोडेंटेड, और एक कैसा लिगेंड है बाइडेंटेड, वो भी कौन सा वाला, डिफरेंट साइड्स वाला, यानी कि MAB होल ट्वाइस C2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, C को हम ट्रांस मान लेते हैं सबसे पहले। C के ऑपोजिट क्या है, C, तो यहाँ A आ सकता है और यहाँ क्या आ जाएगा, B। एक तरफ क्या आएगा, एक O आएगा, एक तरफ क्या आएगा, N, तो हम उसको AB मान के चल रहे हैं फिलहाल। यहाँ भी क्या आ जाएगा, AB। तो आप बोलेंगे सर एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, आप बोलोगे सर अभी आपने कहा कि ट्रांस है तो ट्रांस रहने दीजिए, सी को सी के साथ ट्रांस रहने दीजिए, लेकिन ए और बी में एक तरफ चेंज कर देते हैं, यहाँ बी कर देते हैं और यहाँ सेम रहने देते हैं, ए बी। तो डिफरेंट है, यस, दीज टू आर डिफरेंट। बाकी पॉसिबिलिटीज क्या है,
अभी हम क्या बोलेंगे सर, आप सिस कर दीजिए इनको, दोनों के जो सी अपने पास हैं दोनों को, सी को हम सिस कर देते हैं, सिस पोजीशन में ले आते हैं। तो बाकी के साथ क्या बन जाएगा आप देखिए, यहाँ ए मान लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बी, यहाँ ए मान लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा बी। अब यो कह रहा है हम ए के ऑपोजिट में क्या रख रहे हैं ए, यानी कि ए को आप ए दिखा रहे हो, हम ए को बी भी तो दिखा सकते हैं। तो एक और पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, एम, यानी कि यहाँ ए है मान लो, यहाँ बी है, ये सिस में है। ए के सामने पहले ए था, अब ए के सामने क्या ला सकते हैं, आप बी ला सकते हो, यस पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ए के सामने आपने ए लेके आ गए, ए के सामने आप बी लेके आ गए, लेकिन हम बी के सामने बी भी तो लेके आ सकते हैं, यस वो भी पॉसिबिलिटी है। तो लास्ट पॉसिबिलिटी कौन सी बन जाएगी आपके पास, कि जब सी और सी में क्या रहेगा सिस, और यहाँ बी के सामने आप क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बी को लेके आ रहे हो, ए, ए। कितने बन गए आपके पास, एक दो तीन चार पांच, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। इजी था, अगर आप आराम से बनाएंगे तरीके से तो आप कर लोगे इन क्वेश्चंस को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molarity given है AgNO3 की, required for complete precipitation of chloride ions in the complex। कुछ कॉम्प्लेक्स गिवन है, उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं बाहर से, हम बाहर से उसमें ऐड कर रहे हैं AgNO3। अब देखिए, जो स्फीयर के बाहर Cl है वही रिएक्शन कर पाएगा Ag के साथ, और क्या बना देगा, AgCl की व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देगा। तो यहाँ दो Cl जाने वाले हैं पीपीटी बनाने के लिए, तो वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ AgCl, इतना क्लियर है। अब इस कॉम्प्लेक्स का अपने पास मोलैरिटी गिवन है, और इस कॉम्प्लेक्स के अपने पास क्या गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है। और आपसे पूछता है कि इस AgN3 की कितनी वॉल्यूम खर्च होने वाली है। तो आप चाहे तो रिएक्शन लिख के कर सकते हैं, रिएक्शन लिखें बैलेंस करें और मोल से सॉल्व कर सकते हैं आप। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो है इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाला तरीका। कौन सा तरीका, इक्विवेलेंट कंसेप्ट का, हो सकता है आपने पढ़ा ना हो, आप पढ़ोगे, लेकिन मोल से भी कर सकता सॉल्व, लेकिन इससे और जल्दी हो जाएगा। इसमें हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3 बराबर इक्विवेलेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स, कर सकते हैं। अब बताइए व्हाट इज इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, व्हाट इज इक्विवेलेंट, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। एंड व्हाट इज नॉर्मेलिटी, इट इज मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और यहाँ वॉल्यूम। व्हाट इज नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और यहाँ अपने पास वॉल्यूम। अब आप डाटा देख लीजिए क्या क्या गिवन है। AgNO3 का क्या गिवन है अपने पास, मोलैरिटी गिवन है, यस वी हैव गिवन एज द मोलैरिटी ऑफ AgNO3, वो कितनी गिवन है, ठीक है। अब डाटा देख लीजिए, M1 गिवन है, यानी कि AgNO3 क्या गिवन है आपके पास, मोलैरिटी गिवन है 0.1, तो यहाँ क्या पुट कर दिया आपने, 0.1। वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, सोल्ट है, सोल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो कि चार्ज होता है, तो Ag पे चार्ज कितना, प्लस का चार्ज है, तो कितना हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर, 1। वॉल्यूम कितनी है वो तो निकालनी है हमको, बात रहे कॉम्प्लेक्स की, तो मोलैरिटी कितनी है, 0.01। व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर, चार्ज कितना आएगा, Cl दोनों बाहर निकाल तो क्या चार्ज आएगा, 2 प्लस का चार्ज आएगा, तो 2। वॉल्यूम कितनी गिवन है अपने पास, 30 ml गिवन है। तो बता यहाँ से V1 कितना आ रहा है, तो 3 2 जा 6, और यहाँ से ये पूरा गया, पॉइंट यहाँ बचा, तो अपने पास ये आ गया 6 ml। क्लियर है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, और ये क्वेश्चन जे एडवांस का है 2011 का। आप मोल से भी कर सकते हैं सवाल इसको सॉल्व, मोल से बस आपको बैलेंसिंग करनी पड़ जाएगी और कुछ नहीं है, हो तो उसमें जाएगा। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ठीक है, उससे और आसानी से हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 पे देखिए क्या पूछा आपसे, अमंग द फॉलोइंग मेटल्स द CO बॉन्ड ऑर्डर इज लोवेस्ट। CO का बॉन्ड ऑर्डर किस में सबसे कम रहेगा, वो आपसे पूछा गया है। सो देखिए अपने पास एक तरफ मेटल है, और ये अपने पास कार्बोनिल CO। देखिए CO एक अच्छा लिगेंड है, बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड आप बोलते हैं इसको। तो CO स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या ये एक अच्छा सिग्मा डोनर है, ये कौन सा बॉन्ड बन चुका है, सिग्मा। देखिए लिगेंड, कुछ लिगेंड क्या होते हैं, सिग्मा डोनर भी होते हैं और पाई एक्सेप्टर भी होते हैं। ये जो लिगेंड है ये सिग्मा डोनर है, एज वेल एज पाई एक्सेप्टर है, तभी तो बैक बॉन्डिंग कर पाता है ये।
यानी कि, और जितना अच्छा ये सिग्मा डोनर है उससे कहीं ज्यादा अच्छा ये पाई एक्सेप्टर है। यानी कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है मेटल को, और जैसे ही मेटल्स पे चार्ज बढ़ जाएगा, जब जैसे मेटल्स पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो वापस से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, पुश कर देगा, और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो कुछ एलिमेंट, सॉरी कुछ लिगेंड ऐसा काम करते हैं जो कि सिग्मा से डोनेट करते हैं और पाई बॉन्ड से एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू मेटल्स। तो वही केस यहां बन रहा है। अब यहां पूछा है कि सीओ बॉन्ड पूछा है, किसमें सीओ बॉन्ड का ऑर्डर किसमें सबसे कम रहेगा। तो ये अपने पास सी एम बॉन्ड हो गया, या फिर एम सी बॉन्ड हो गया जो कि मेटल कार्बोनिल के बीच है। और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, सीओ बॉन्ड हो गया। सो कॉन्सेप्ट क्या है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल कार्बन बॉन्ड रहेगा, उतना ज्यादा वीक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जितनी स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी उतनी वीकनेस यहाँ होती रहेगी। बिकॉज जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ डोनेट किया, तो ये जो अपने पास तीन बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स आगे ट्रांसफर करने वाले हैं। तो जितना ज्यादा मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना वीक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा। ये बात क्लियर हो पा रही है। और अब मुझे बताइए आप, वीक का मतलब क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम। ये बात क्लियर है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है कि जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, जो कि बॉन्ड वीक होता है। तो अगर हम ये निकाल लेंगे किसके बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, अभी कंसेप्ट था अपने पास ये वाला कंसेप्ट। यानी कि जितना मेटल पे डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती रहेगी, वो उतना आसानी से क्या करेगा, बैक डोनेशन करेगा। और जितना ज्यादा बैक डोनेशन होगा, उतना पुअर सीओ बॉन्ड बनता रहेगा, उतना वीक सीओ बॉन्ड बनता रहेगा। उतनी सीओ बॉन्ड की लेंथ बढ़ती रहेगी, उतना सीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कम होता रहेगा। तो आप देख लीजिए, पहले मेटल पे अपने पास क्या गिवन है, पहले भी अपने पास गिवन है Mn प्लस। तो मेटल पे चार्ज क्या है, प्लस का। तो सिग्मा बॉन्ड तो बन जाएगा, लेकिन क्या मुझे बताइए, क्या डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है इस पे, है नहीं डेंसिटी इसकी। तो बैक डोनेशन उतना अच्छा नहीं कर पाएगा ये। अगर बैक डोनेशन नहीं कर पाएगा, तो एमसी बॉन्ड क्या रहेगा, वीक। तो सीओ बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग। अगर सीओ बॉन्ड अपने पास स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो बॉन्ड ज्यादा रहेगा, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, वी सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, वी पे चार्ज क्या आ रहा है, माइनस, यानी कि सिग्मा से दिया। अब मेटल पे डेंसिटी ज्यादा हो चुकी है, तो मेटल क्या करेगा, बैक डोनेशन करने वाला है। और जैसे ही मेटल ने बैक डोनेशन किया, तो ये मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। जैसे ही मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, सी और ओ के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। और जब ये वीक होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। सीओ बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और सीओ बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा, डिक्रीज। तो यस, इसमें सीओ बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। बाकी में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सीआर पे चार्ज क्या आ रहा है, जीरो चार्ज आ रहा है। या एफई पे चार्ज क्या आ रहा है, जीरो चार्ज आ रहा है। यानी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। जिसमें जितनी अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी, उसमें उतना सीओ बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो आप देख पा रहे आंसर क्या हो जाएगा, बॉम्बे, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस हैव इलेक्ट्रॉन्स दैट आर सिमेट्रिकली फील्ड इन T2G एज वेल एज Eg। तो यहाँ नीचे अपने पास T2G आ जाएगा, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा अपने पास, Eg। अब बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स सिमेट्रिकली फील्ड चाहिए। उसका मतलब क्या, एक बार देख लीजिए आप। यानी कि अगर यहाँ एक है, एक है, एक है, तीनों में इवनली फीलिंग हो रखी है, सिमेट्रिकली फीलिंग कर रखी है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकली फीलिंग। और यहाँ अगर एक है, और यहाँ अगर मैं कुछ ना रखूं, तो क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। तो मुझे यहाँ एक और रखना पड़ेगा। तो यानी कि सब में एक एक भरना चाहिए, ताकि वो दिखने में क्या रहे, सिमेट्री रहे। तो दो यहाँ, तीन यहाँ, तो कन्फिग्रेशन क्या आ गया, D5। अब आप देख लीजिए, कौन से कॉम्प्लेक्स में मेटल का कन्फिग्रेशन D5 है। Fe+3 में है, तो पहले ही हो गया। क्लियर है, कर पा रहे हो, बिकॉज Fe का क्या होता है, 3d6 4s2। तो आपने तीन निकाल लिए, तो S में से दो हो गए, D में से एक गया, D5 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। द कॉम्प्लेक्स शोइंग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.82। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2.82 है, तो अपने पास अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, तो बोलेंगे सर डेसिमल के जो पहले डिजिट आती है, उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे, वो मेरा आंसर हो जाएगा। पहले में बताइए,
नहीं, इसमें तो कोई अनपेड नहीं होता, हम चेक किया स्टार्टिंग में हमने। ये तो sp3 हो जाएगा, सारे फील्ड होते हैं। NiCl4 2 माइनस, निकल प्लस टू में आ गया तो 3d8 4s2 होता है निकल, तो 3d8 बच गया, ये विल बी d8। और लिगेंड कैसा है, वीक। तो अगर हम बना के देखेंगे तो उसमें क्या बनेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यस। ये दो क्या रह गया अपने पास, अनपेड। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। बाकी आप चेक कर सकते हो, लेकिन आंसर अपने पास क्या रहेगा, बॉम्बे रहेगा। क्वेश्चन 8 पे आते हैं यार। क्वेश्चन 8 थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और थोड़ा सा आपका केमिकल बॉन्डिंग का ज्यादा यूज कर रहे हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन, मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन अगर एडवांस का आप कर रहे हो तो आप सिंगल कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे सॉल्व कभी भी। आपके मल्टीपल चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन मिला के ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, स्पेशली अगर हम बात करें जे एडवांस की तो। इसमें भी देख लेते हैं एक बार। अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज गिवन बिलो, द टोटल नंबर ऑफ डायमैग्नेटिक। व्हाट इज डायमैग्नेटिक, यानी कि कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए। तो वो हमको ढूंढने हैं कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कितने कंपाउंड है इनमें से। पहला हम चेक करते हैं, एच एटम। अब एटम बोले, H2 गैस नहीं बोली उसने, तो एच एटम तो क्या रहेगा, अपने रेडिकल फॉर्म में रहेगा। रेडिकल मतलब क्या हो गया, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। ये मेरा आंसर नहीं है। दूसरा देखिए, NO2। अगर सिर्फ NO2 लिखा होता तो NO2 हम जानते हैं NO2 रेडिकल होता है, डाइमराइज कर जाएगा, N2O4 बनाया था, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, NO2 मोनोमर, यानी कि आप इसको चेक कीजिए। तो ये तो रेडिकल है, नो इट विल नॉट बी डायमैग्नेटिक, पैरा हो जाएगा ये तो। थर्ड, O2 माइनस। O2 माइनस मतलब सुपर ऑक्साइड। अब बताइए, सुपर ऑक्साइड की बात करें अपने, तो सर इसमें कैसे चेक करेंगे। तो आप O2 माइनस पहले मत देखिए, पहले आप O2 देखिए। अगर हम बात करें O2 की, O2 को अगर हम बात करें MOT से, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो O2 इज पैरा मैग्नेटिक। O2 इज पैरा मैग्नेटिक। और O2 में जो अपने पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं, दो होते हैं। ऐसे लास्ट में अगर आप फिलिंग करोगे तो आपके पास इस प्रकार से आ जाएगा लास्ट में, इस तरीके से, जब आप MOT फिल करोगे तो O2 में क्या हो जाएंगे, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ क्या बोला हुआ है, O2 माइनस, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ा दो, क्या क्या हो जाएगा, O2 माइनस विल बी दिस। स्टिल इसमें क्या रह गया, इसमें अब भी एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अनपेयर्ड। तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। आगे बढ़ सकते हैं। आप नेक्स्ट चेक कीजिए, फोर्थ वाला। फोर्थ इज डाइमेरिक सल्फर इन वेपर फेज, यानी कि S2 की बात कर रहे हैं। S2 मॉलिक्यूल पैरा हो गया, डाया होगा। अब देखिए, O2 को पता है आपको, O2 क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। और O के नीचे हमेशा क्या आता है, S। तो अगर O2 क्या था, पैरा था, तो S2 भी क्या रहेगा, पैरा। तो ये भी डाया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये केमिकल बॉन्डिंग का पॉइंट है। फिफ्थ में देखते हैं अपन। अब यहां देख लेते हैं एक बार, FeCl4 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे Fe का स्टेट कितना हो गया अपने पास, लिगेंड वीक है तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर लिगेंड वीक है तो इट विल बी पैरामैग्नेटिक। NiCl4 अभी देख के आए हैं इसको, तो ये पैरा रहेगा। इसको देख लेते हैं, K2MnO4, इसको देखते हैं K2MnO4। तो ये क्या हो गया, MnO4 2 माइनस। इसमें Mn का स्टेट कितना हो गया, इसमें Mn का स्टेट हो जाएगा अपने पास +6। अब +6 मतलब क्या हो गया, D1। क्योंकि मैग्नीज क्या होता है, D5 4s2, टोटल 7 होते हैं, 6 निकाल लीजिए, अब कितना बचा, D1। एक बचा है, तो एक तो क्या हो जाएगा, पैरा। लास्ट क्या बच गया, K2CrO4। इसमें Cr का स्टेट कितना है अपने पास, आप बोलेंगे सर +6। और क्रोमियम कितने, 24 पे आता है, तो D6, सॉरी, D6 4s2। तो क्रोम कितने में आता है, 24 पे आता है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, D4 और 4s2, 6 होते हैं, अपने 6 के 6 निकाल लिए। तो यस, दिस K2CrO4, दिस K2CrO4 विल बी डायामैग्नेटिक। यानी कि हमारा एक आंसर आ रहा है अभी तक, कोई छूट गया क्या इसमें, यस, एक बच गया, Mn3O4। इसको देख लेते हैं। अब Mn3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, MnO.Mn2O3। इसमें Mn+2 में चला गया, इसमें Mn+3 में चला गया। और जब Mn+2 में होता है या Mn+3 में होता है, दोनों ही केस में वो क्या रहेगा,
पैरा मैग्नेटिक रहेगा, बिकॉज ऑक्सीजन तो कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। कौन सा है वो 1, K2Cr O4। तो आप केमिकल बॉन्डिंग इसको आता है, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है सॉल्व। नेक्स्ट आते हैं द मेटल डी ऑर्बिटल्स दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स इन दिस। कौन सा कंपाउंड है, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है ये। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर Eg आते हैं, नीचे क्या आता है, T2G आता है, ये बात आपको पता है। लेकिन इसमें पूछा कि लिगेंड कौन कौन से सीधा फेस करेंगे मेटल को। अब देखिए, अगर बात करें ऑक्टाहेड्रल की, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। अब देखिए लिगेंड्स जो एक्सिस के अलोंग आएंगे, जो भी लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग आते हैं, वो मेटल को डायरेक्टली फेस करने वाले हैं, तभी उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और वो Eg में चले जाते हैं। तो बताइए कौन कौन से लिगेंड्स एक्सिस के अलोंग आएंगे। जो लिगेंड्स, अगर या फिर जो ऑर्बिटल्स डी के अलोंग बने होंगे, या जो ऑर्बिटल्स डी के ऊपर ही बना होगा, सपोज Dx2 y2। अब ये अपने पास कैसे ऑन द एक्सिस है, और Dz2 अपने पास, ये भी क्या हो जाएगा, ऑन द एक्सिस। तो जो भी अपने पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनके लोब्स एक्सिस के ऊपर होते हैं, वो सीधा मेटल को फेस कर रहे होंगे डायरेक्टली, इसलिए उनकी एनर्जी क्या होता है, हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, और दोनों Eg में चले जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ये लोग आप खुद सोल्व करेंगे 10th क्वेश्चन को, और आप बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इजी क्वेश्चन है, शायद आप कर सकते हैं।